जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था बच्चों नियोप्लेजिया आप लोगों के ब्लॉक 8 का। ठीक है, रॉबिन्स हम लोग के पढ़े थे चैप्टर नंबर 6 से। और हम लोगों ने जो है ना प्रीवियसली सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। हॉल मार्क्स ऑफ कैंसर हम लोगों के रहते हैं, जो एक बहुत मेजर पोर्शन है इस चैप्टर का और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो काफ़ी टाइम बाद मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बीच में आप लोग कह रहे थे कि माइक्रो पढ़ाएं हमें, तो मैंने माइक्रो स्टार्ट कर दी थी। अब मुझे बच्चे कह रहे हैं अब हमने नियोप्लेजिया पढ़ना है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि साथ साथ करूँ। अच्छा बच्चों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाह रही थी। कुछ बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि ना ऑटो डब आवाज़ आ रही है, यानी कि वीडियोज़ के अंदर जो है ना वो इंग्लिश डबिंग या AI जनरेटेड वॉइस आ रही है। तो बच्चे वो मैंने अपनी तरफ से ठीक करने की कोशिश की है। आई डोंट नो, वो कह रहे हैं कि डेस्कटॉप होगा तभी वो ठीक होगी। मेरे पास अभी डेस्कटॉप है नहीं यहाँ पे। तो अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप लोगों ने कोई वीडियो ओपन करनी है ना, तो जो ऊपर सेटिंग्स का ऑप्शन नहीं होता जहाँ से आप लोग वीडियो की स्पीड वगैरह कंट्रोल कर रहे होते हो, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों ने जाना है, वहाँ से ऑटो डब ऑफ कर देनी है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह मैं जब हॉस्टल जाऊँगी तब मेरा वहाँ लैपटॉप पड़ा हुआ है, तो मैं वहाँ से करने की भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। अभी आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और ये खुद से सेटिंग कर लो। हर वीडियो के ऊपर आप लोगों को ये सेटिंग करनी पड़ेगी, बस एक बटन दबाना है, उससे हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। बेसिकली क्या होता है कि कैंसर सेल अपने सर्वाइवल के लिए कुछ फंडामेंटल चेंजेस लेके आते हैं सेल की फिजियोलॉजी के अंदर, यानी कि जो नॉर्मल सेल थे उनकी फिजियोलॉजी को थोड़ा बदल देते हैं। और जो वो अपने सर्वाइवल के लिए चेंजेस लेकर आते हैं, उन चेंजेस को हम कहते हैं हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर। तो हमारे पास 7 हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर थे। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल हम लोगों ने पहला हॉलमार्क स्टार्ट किया हुआ था, वो जो सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल। ठीक है, उससे मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था कि नॉर्मली क्या होता है। नॉर्मली ये होता है कि जो ग्रोथ फैक्टर होता है वो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ से पढ़ा देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास ग्रीन बॉल जो बनी हुई है ये ग्रोथ फैक्टर है, नीचे इसका ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर बना हुआ है। ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर क्या हो जाता है, ट्रांजिएंटली एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि वक्ती तौर पर एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद ये हमारे पास क्या बनी हुई है बच्चों, सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन्स बनी हुई है ये सारी। ठीक है, सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाती हैं, आगे वो सेकंड मैसेज सिस्टम और सारा यहाँ से जो सिग्नल्स है साइटोप्लाज्म से ट्रैवल करते करते न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन्स बनी हुई होती हैं जो जीन्स को ऑन या फिर ऑफ करती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि सेल आगे सेल साइकिल के अंदर एंटर हो जाता है। तो ये हमारे पास नॉर्मल इसकी केमिस्ट्री थी। अब सेल्फ सफिशिएंसी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि किस किस लेवल के ऊपर आ सकती है। ये वाली बातें बच्चों वही है कि ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ बाइंड करके उसको एक्टिवेट करता है। सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन्स के थ्रू न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तक जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और उसके बाद सेल साइकिल के अंदर चला जाता है और आगे सेल की ग्रोथ होती है। तो बेसिकली हमारे पास 4 चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं, ग्रोथ फैक्टर और ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन्स, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और सेल साइकिल रेगुलेशन के जो एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इन इन लेवल्स के ऊपर म्यूटेशन आ सकती है। ठीक है, किस किस लेवल के ऊपर, ये ग्रोथ फैक्टर और ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है, इस लेवल के ऊपर म्यूटेशन आ सकती है। आगे जो न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन्स है, सॉरी सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स जिसमें रास है और APL है, इस लेवल के ऊपर म्यूटेशन आ सकती है। आगे जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन्स पड़ी हुई है, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पड़े हुए हैं, MYC वगैरह, उस लेवल के ऊपर आ सकती है। या फिर इसके आगे जो साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस होती हैं उनके लेवल पे म्यूटेशन आ सकती है। तो अब तक हमने इन चारों में से क्या चीज़ डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने ग्रोथ फैक्टर और ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर की जो म्यूटेशन थी वो डिस्कस कर ली है। हमने उनके अंदर यही बात की थी कि जो ऑटोक्राइन स्टिमुलेशन हो सकती है या फिर पैराक्राइन स्टिमुलेशन हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि कैंसर सेल जो है ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर बनाना स्टार्ट कर दें, या फिर कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव रिसेप्टर यानी कि ऑलवेज ऑन रिसेप्टर हो सकते हैं, या फिर रिसेप्टर हो सकते हैं जिनकी इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है। मैं आप लोगों को इसका रिकैप दे देती, लेकिन ना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लो, उसमें मैंने सारा जो है ना वो एक्सप्लेन किया है। तो जो हमारे पास म्यूटेशन आनी थी पहले लेवल के ऊपर ग्रोथ फैक्टर और ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के ऊपर, वो हम लोगों ने फिनिश कर ली। आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन्स रास और ABL, इसके अलावा न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स MYC के बारे में पढ़ना है। इस वीडियो के अंदर हम इस लेवल के ऊपर म्यूटेशन डिस्कस करें। बच्चों, आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आई नो ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है, काफ़ी अनइंटरेस्टिंग सी चीज़ है, इसको समझने में थोड़ा मसला होता है, लेकिन मैं दोबारा समझाने की कोशिश करती हूँ। बच्चों, मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है। ठीक है, ये सेल का अंदर वाला पोर्शन दिखाया हुआ है, ये ब्लू से जो है ये सारा साइटोप्लाज्म है और ये अंदर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। ठीक है, जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ कंबाइन करते हैं ना, तो इसको एक्टिवेट कर देता है। नॉर्मल बता रही हूँ, कैंसर के अंदर नहीं बता रही। ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर ना खुद ब खुद एक्टिवेट नहीं होता, इसके पास से पहले ग्रोथ फैक्टर आगे कंबाइन होता है, फिर ये इसको एक्टिवेट करता है। आगे जो ये पड़ी हुई है ना सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स है, इन्होंने सिग्नल आगे भेजना होता है, ये एक्टिवेट हो जाती हैं, ये सिग्नल्स आके चलाती हैं। उसके बाद ये न्यूक्लियस पड़ी हुई है, आगे हमारे पास न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पड़े हुए हैं जो जीन्स को ऑन या ऑफ करते हैं, और उसके बाद सेल्स की ग्रोथ होती है, सेल की डिवीजन होती है। अब कैंसर में क्या होता है, म्यूटेशन आ जाती है। म्यूटेशन या तो इस लेवल के ऊपर आएगी, या इस लेवल के ऊपर आएगी, या इस लेवल के ऊपर आएगी, या आगे मजीद आएगी। तो हमने इस लेवल की म्यूटेशन पढ़ ली हुई है।
आज हम सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स के लेवल की म्यूटेशन और न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लेवल की म्यूटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन्स हम लोगों ने पढ़ना है, दो सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन्स का, एक को कहते हैं रास, एक RAS, एक को कहते हैं ABL। ठीक है, अब सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन्स होती है, ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि लाई करी होती हैं बिटवीन द मेम्ब्रेन रिसेप्टर एंड द न्यूक्लियस। ये हमारे पास मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, और ये हमारे पास न्यूक्लियस है। इसके दरमियान जो प्रोटीन्स बनी हुई है ये हमारे पास है सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन्स। इनका फंक्शन क्या होता है, दे कैरी द गो सिग्नल इनसाइड द सेल, यानी कि जब आपके पास ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर एक्टिवेट होता है और उसके आगे गो का सिग्नल देना होता है, यानी कि कैरी ऑन का सिग्नल देना होता है, तो वो इनको एक्टिवेट कर देता है, ये आगे गो सिग्नल को लेके चलती हैं। और ये दो मेजर प्रोटीन्स होती हैं हमारे पास, एक को कहते हैं रास और दूसरे को कहते हैं ABL। अब पहले सबसे पहले हम लोगों ने रास के बारे में पढ़ना है, फिर हम लोगों ने ABL के बारे में पढ़ना है। अब रास हमारे पास क्या है बच्चों, रास हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन्कोजीन है। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों हमारे पास दो इंपॉर्टेंट सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन्स होती हैं, एक को हम कहते हैं रास और एक को हम कहते हैं ABL। तो पहले मैं आप लोगों को रास के बारे में बताऊंगी, फिर मैं आपको ABL के बारे में बताऊंगी। अच्छा, रास हमारे पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑन्कोजीन है। अब ऑन्कोजीन क्या होती है, ऑन्कोप्रोटीन क्या होती है, प्रोटो ऑन्कोजीन क्या होती है, ये मैं आप लोगों को सब कुछ पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, ओवरव्यू के अंदर। अच्छा, रास नॉर्मली हमारे पास कहाँ बाइंड करी होती है, रास नॉर्मली हमारे पास एक स्मॉल सी जी प्रोटीन होती है जो कि अटैच होती है इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन पे। ठीक है, मैं आप लोगों को डायग्राम से भी दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये इसकी आउटर साइड है, ये इसकी इनर साइड है। तो इनर साइड पे अगर आप ये देखो, ये पर्पल कलर के अंदर क्या बनी हुई है, हमारे पास रास बनी हुई है। ठीक है, तो रास हमारे पास क्या होती है, एक छोटी सी जी प्रोटीन होती है जो कि अटैच हुई हुई होती है इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और रास जो होती है ना, ये हमारे पास दो फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है। एक हमारे पास बच्चों इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है जो कि ऑफ का सिग्नल लेके जाती है कि अभी काम बंद है, अभी फैक्ट्री बंद हुई हुई है। और एक हमारे पास रास की एक्टिवेटेड फॉर्म होती है जिसका मतलब ये होता है कि सिग्नल ऑन है, यानी कि भाई सेल सिग्नल्स ऑन है, यानी कि सेल डिवाइड होगा, सेल की प्रोलिफरेशन होगी। ठीक है बच्चों, ये मैं आप लोगों को थोड़ी सी गंदी सी डायग्राम बनाने की कोशिश की। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड है, ये ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है, ये उसके ऊपर ग्रोथ फैक्टर आके कंबाइन हुआ। ये जो ऑरेंज में बनी हुई है बच्चों की हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म है रास की। ठीक है, अब आप लोगों ने याद रखना है कि जो रास की इनएक्टिव फॉर्म होती है उसके पास GDP बाइंड हुआ हुआ होता है। ठीक है, GDP बाइंडेड होती है। ठीक है, और उसके बाद जब ये एक्टिवेट हो जाती है तो ये ब्लैक कलर की हो जाती है, मतलब ब्लैक कलर में मैंने दिखाई हुई है एक्टिवेटेड रास। जब एक्टिव होती है तो इसके साथ GTP बाइंड होती है। समझ आ गई बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया है कि रास हमारे पास एक सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन है जो कि सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड पे बनी हुई होती है। ये दो फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है। बहुत शोर आ रहा है बाहर से, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ये हमारे पास दो फॉर्म्स के अंदर जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही होती है। एक हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म होती है और एक हमारे पास एक्टिव फॉर्म होती है। जो इनएक्टिव फॉर्म होती है इसके साथ GDP बाइंड होती है और जो एक्टिव फॉर्म होती है इसके साथ GTP बाइंड होती है। ठीक है, अच्छा, अब रास नॉर्मली वर्क कैसे कर रही होती है, रास का मेजर फंक्शन क्या है। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ आके बाइंड होता है, रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, ऑटोफॉस्फोराइलेट करता है, अडेप्टर प्रोटीन्स को रिक्रूट करता है और रास एक्टिवेट हो जाता है। आप बस इतना याद रखो कि जैसे ही ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ आके बाइंड होगा, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो वो रास को आगे एक्टिवेट कर देगा। ऑटोफॉस्फोराइलेशन चीज़ों को छोड़ो, बस इतना याद रखो कि रास को एक्टिवेट कर देगा। अब मैंने आपको बताया कि रास कब एक्टिवेट होती है, जब उसके साथ GTP बाइंड होता है। जब रास एक्टिवेट होगी तो ऑफ कोर्स GTP के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म के अंदर तो GDP थी, अब एक्टिव फॉर्म के अंदर चली गई है तो ये एक्टिवेट हो गई है, तो यहाँ पर GTP आ गया। ठीक है, अब जब रास एक्टिवेट होती है ना तो वो आगे दो मेजर पाथवेज को एक्टिवेट करती है। मैं आप लोगों को बुक से दिखाती हूँ, पता नहीं ये इतना क्लियर यहाँ पर है या नहीं। ये देखो, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ आके कंबाइन होता है। ये जो पर्पल के अंदर बना हुआ है बच्चों, ये इनएक्टिव रास है, इसके साथ देखो GDP बाइंड हुई हुई है। ठीक है, ये इनएक्टिव रास के साथ GDP बाइंड हुई हुई है, ये एक्टिव हो गई रास, अब इसके साथ GTP बाइंड हुई हुई है। ठीक है, जब रास एक्टिवेट हो जाएगी, एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाएगी, तो वो आगे दो मेजर पाथवेज को स्टिमुलेट करेगी, एक ये वाला पाथवे और एक ये वाला पाथवे। ठीक है, कौन कौन से पाथवेज होते हैं जनाब हमारे पास, एक है हमारे पास राफ MAPK पाथवे और दूसरा है हमारे पास PI3KAKT पाथवे। ठीक है, एक हमारे पास ये वाला पाथवे है राफ मैप काइनेज और दूसरा हमारे पास PI3K और एक KT पाथवे। अच्छा, आप लोगों को इन पाथवेज के नाम याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ उन इसलिए पढ़ा रही हूँ कि फिर बच्चे कहते हैं कि आपने पूरी बुक से नहीं पढ़ाया, बस इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। वरना आप लोगों को बस इतना याद करने की ज़रूरत है कि जब ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ आके कंबाइन होगा, रास एक्टिवेट होगी। रास कैसे एक्टिवेट होगी, जब GTP के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, रास एक्टिवेट हो जाएगी और आगे दो पाथवेज एक्टिवेट हो जाएंगे, ख़त्म बात।
अब ये दो पाथवेज एक्टिवेट होंगे। इन पाथवे से होगा क्या, ये जो राफ एम मैप का इनेस पाथवे होता है, इसका इफेक्ट होता है कि इसने सेल की प्रोलिफरेशन के सिग्नल आके भेजने होते हैं। और जो PI3 के AKT पाथवे है, इसका इफेक्ट क्या होता है कि इसने प्रोटीन सिंथेसिस को ज़्यादा करना है, मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा करना है, सेल की ग्रोथ और सर्वाइवल करनी है। ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपने याद रखना है कि आगे रास जब एक्टिवेट होगी वो पाथवेज को एक्टिवेट कर देगी। अच्छा, अब रास ने क्या किया, पाथवेज एक्टिवेट कर दिए, सब कुछ हो गया, सेल डिवीजन हो गई, ग्रोथ हो गई, अब काम ख़त्म करने की बारी है। यानी कि ऐसा तो नहीं है ना कि हम इसको चलता ही छोड़ दें। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मशीन चलाते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैंने जूस बनाना है, ठीक है, मैंने मिल्क शेक बनाना है, तो मैं जूसर के अंदर सामान डालूंगी, जूसर को ऑन कर दूंगी, जब जूसर चल गया, जब मिल्क शेक बन गया, उसके बाद मैंने जूसर को ऑफ करना है ना बच्चों। तो अब रास के ऑफ होने की बारी आई है, रास ने अपना काम कर लिया। अब रास कैसे ऑफ होगी, मैंने आप लोगों को बताया था कि रास ऑफ तब होती है जब उसके साथ GTP नहीं GDP बाइंड हो। GDP उसकी इनएक्टिव फॉर्म है। तो उसके लिए क्या सिस्टम होता है, ये देखो यहाँ पे ये GDP से GTP की तरफ एक्टिवेट हुआ था, अब वापस GTP से GDP कैसे बनना है बच्चों, ये देखो GTP के पास 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं और GDP के पास 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं। तो एक फॉस्फेट ग्रुप को माइनस करना है, तो यानी इसकी क्या करानी है, हाइड्रोलिसिस के थ्रू ये प्रोसेस होगा। अब हाइड्रोलिसिस कौन करा रहा होता है, हाइड्रोलिसिस कैसे हो रही होती है कि एक तो इसके पास रास के पास इंट्रिंसिक GTPase एक्टिविटी होती है, यानी GTP का क्लीवेज एक्टिविटी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बच्चों, GTP हुई भी है ना, अभी एक्टिव फॉर्म में है, और इसने किस में कन्वर्ट होना है, GDP के अंदर इसकी हाइड्रोलिसिस होनी है। तो एक तो इसके पास अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी खुद है, GTPase एक्टिविटी है, GTPase इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसको GDP के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और इसकी मदद के लिए कुछ खास प्रोटीन्स मौजूद हैं जिनको बोलते हैं गैप प्रोटीन्स, गैप हाँ GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स या फिर गैप बोलते हैं। प्रोटीन नहीं लिखने की जरूरत, बस गैप काफ़ी है। तो जो गैप होते हैं वो इसकी हाइड्रोलिसिस में इसकी हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है बच्चों। मैंने अब तक आप लोगों को क्या बात बताई है कि जैसे ही ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ आके कंबाइन होता है, रास एक्टिवेट हो जाता है। रास कैसे एक्टिवेट होता है कि पहले GDP बाइंड थी, अब उसका GTP बाइंड हो जाती है, अपना काम करके दो पाथवेज को एक्टिवेट करके अब जब इसमें ऑफ होने की बारी आनी है तो इसकी हाइड्रोलिसिस होनी है GTP की। कैसे होनी है, कुछ है ये ग्रीन से लिखा हुआ है ना गैप, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो, ठीक है। इनएक्टिवेशन बाय हाइड्रोलिसिस के ऊपर देखो ग्रीन से हमारे पास यहाँ पे ये गैप बना हुआ है, तो गैप होता है और इंट्रिंसिक इसकी GTPase एक्टिविटी भी होती है। अब ये तो हमारे पास नॉर्मल प्रोसेस था। नॉर्मल प्रोसेस में यही हुआ कि रास एक्टिवेट हुआ, रास ने आगे 2 पाथवेज चलाए, उन पाथवे से सेल की प्रोलिफरेशन हुई, सेल की सिग्नलिंग हुई, सेल की ग्रोथ हुई, सेल का सर्वाइवल हुआ। अब रास ने टर्न ऑफ होना है, टर्न ऑफ होने के लिए भी 2 मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, बात खत्म। लेकिन अब कैंसर में क्या होता है बच्चों, कैंसर में आ जाती है रास के अंदर म्यूटेशन। वही रास जो हमारे पास एक कामयाब सेल साइकिल चला रही थी, वही रास जो हमारे लिए हेल्पफुल थी, अब उसके अंदर म्यूटेशन आ चुकी है। नॉर्मली क्या था, रास ऑन होती थी जब ज़रूरत थी, फिर ऑफ हो जाती थी, फिर ज़रूरत पड़ती थी तो ऑन हो जाती थी, फिर ऑफ हो जाती थी। जब ऑन थी तो GTP, ऑफ थी GDP, ऑन थी GTP, ऑफ थी GDP। GTP से GDP के अंदर हम कैसे जा रहे थे, ATPase एक्टिविटी थी और गैप भी था। अब जब हमारे पास म्यूटेशन आ चुकी है तो म्यूटेशन में क्या होगा बच्चों, ये ऑफ ही नहीं होगी। म्यूटेशन के अंदर जैसे मैं आपको मिसाल दी कि मैंने एक जूसर लिया, जूसर के अंदर मैंने मैंगो डाले और मैंने कहा कि मैंने शेक बनाना है, तो मैंने जूसर को ऑन किया, जब मेरा काम हो गया मैंने जूसर को ऑफ कर दिया। अब आप ये सोचो कि अब वो जूसर ऑफ ही नहीं हो रहा, अब उसके अंदर ऐसा मसला आ चुका है, उसके अंदर म्यूटेशन ऐसी आ चुकी है कि वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो ज़ाहिर है वो तो ख़राबी पैदा करेगा। तो इसमें क्या है, ऑन के बाद ऑफ नहीं है, ऑन 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 ही रहेगा। और क्या होता जाएगा, सेल की ग्रोथ होती जाएगी, सेल की डिवीजन होती जाएगी, सेल की प्रोलिफरेशन होती जाएगी। और यहाँ पे GTP से GDP नहीं, GTP ही बाउंड रहेगा, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। सेल कॉन्टीन्यूसली रिसीविंग ग्रोथ सिग्नल्स इवन विदाउट द ग्रोथ फैक्टर। यानी कि पहले तो ऐसा होता था ना कि हमने पहले पढ़ा कि ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के लेवल के ऊपर क्या क्या म्यूटेशंस आएंगी। अब हम कह रहे हैं कि यार ये चीज़ ठीक है, अब मसला यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, अब मसला यहाँ पे आ रहा है। अब ऐसा नहीं हो रहा कि बार बार आके यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर लग रहा है। ग्रोथ फैक्टर तो सिर्फ एक दफ़ा लगा था। जिस तरह मैं कहूँ कि मैंने आम तो सिर्फ एक दफ़ा जूसर में डाले थे, मैं बार तो आम डाल ही नहीं रही, लेकिन फिर भी जूसर बंद ही नहीं हो रहा। सेम केस है कि ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ एक ही दफ़ा आकर लगा था, अब तो वो आकर नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी रास ऑफ ही नहीं हो रही, रास एक्टिवेटेड है। तो आगे क्या होगा, सेल की ग्रोथ होती जाएगी, सेल का सर्वाइवल बढ़ता जाएगा सेल साइकिल प्रोग्रेशन होता रहेगा और रिजल्टेंटली अनकंट्रोल्ड सेलुलर प्रोलिफरेशन हो जाएगी। आई होप सो कि मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया है। मैं एक दफ़ा आप लोगों को यहाँ से भी दिखा देती हूँ जो मैंने अपनी गंदी सी डायग्राम बनाई है कि ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ कंबाइन होता है तो इनएक्टिव रास एक्टिव रास के अंदर कन्वर्ट हो जाता है GTP लगने से। उसके बाद रास अपना काम करने के बाद 2 पाथवेज को एक्टिवेट करने के बाद सेल को सेल साइकिल में पहुँचाने के बाद GTP से GDP के अंदर कन्वर्ट होता है। किस तरह से कि इंट्रिंसिक GTPase एक्टिविटी भी होती है और गैप प्रोटीन्स भी होती हैं।
इसको बोलते हैं GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स। लेकिन जब म्यूटेशन आ जाती है तो वो इनएक्टिवेट होना भूल जाता है। अच्छा, जब म्यूटेशन आती है ना रास के अंदर, वो 2 लेवल्स के ऊपर आ रही होती है। बेसिकली वो अमाइनो एसिड के लेवल के ऊपर आ रही होती है। जो अमाइनो एसिड होती है GTP बाइंडिंग पॉकेट के अंदर, यानी कि जहाँ पे GTP अटैच हुई हुई है ना रास के साथ, उस लेवल के ऊपर मसला आ जाता है। या फिर जिस एंजाइम ने, जो GTPase एंजाइम है जिसने GTP की हाइड्रोलिसिस करानी थी, उसको GDP के अंदर कन्वर्ट करना था, उसके अंदर भी मसला आ सकता है। तो यह ऐसा कुछ याद करने की बात नहीं है। इस टॉपिक से आपने जो बात याद रखनी है, सबसे पहले आपने याद रखना है कि रास मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन्कोजीन है। ठीक है, मैं आप लोगों को MCQs डिस्कस करा रही हूँ बच्चों अब इस टॉपिक के, क्योंकि बच्चे मुझसे MCQs का भी पूछ रहे थे कि आप बता दें, तो मैं आप लोगों को MCQs इसके डिस्कस करा रही हूँ कि सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि रास है कि एक सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन्कोजीन है। फिर आपने याद रखना है कि इनएक्टिव रास के साथ GDP कंबाइन होती है और एक्टिव रास के साथ GTP कंबाइन होती है। फिर आपने इसकी हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म याद रखना है। बाकी ये चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है बस। नेक्स्ट हम दूसरी सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन पे आते हैं जिसका नाम है ABL। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ABL के पास टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है। ठीक है, नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है। इसके पास कौन सी एक्टिविटी होती है बच्चों? टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है और इसकी एक्टिविटी बहुत रेगुलेटेड होती है। इसकी इतनी ज़्यादा उसने जो है ना थ्योरी दी हुई। इसकी एग्जाम्पल है बच्चों, आप लोगों को याद होगी, बहुत दफ़ा मैं हीमाटोलॉजी के अंदर भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, न्यूक्लेजिया के अंदर भी पहले बात हो चुकी है, जो मैंने ओवरव्यू वाला लेक्चर, कैंसर जीन वाला लेक्चर पढ़ाया था, या पता नहीं जेनेटिक लिगन का लेक्चर दिया था। तो CML क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया एक क्लासिकल एग्जांपल है। इसके अंदर क्या हो रहा था बच्चों? क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया के अंदर अगर आप लोगों को याद हो तो इसके अंदर 922 ट्रांसलोकेशन होती है। अब 922 ट्रांसलोकेशन जब होते हैं तो इससे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बनता है। बेसिकली हमारे पास क्रोमोसोम 9 के ऊपर होती है ABL जीन, यही वाली ABL जो भी हम पढ़ रहे हैं, और वो क्रोमोसोम 22 के ऊपर BCR जीन को ज्वाइन कर लेती है। उससे एक काइमेरिक प्रोटीन बन जाती है, उससे एक फ्यूजन प्रोटीन बन जाती है, BCR और ABL की हाइब्रिड प्रोटीन बन जाती है। अब जो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कॉन्टिन्यूस सिग्नलिंग होती रहती है टायरोसिन काइनेज की वजह से, और रिजल्टेंटली अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन होती है और CML डेवलप हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें ABL की बस इतनी ही बात है कि आप लोगों ने CML वाली बात याद रखनी है कि ABL हमारे पास सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन और इसका रोल है CML के अंदर। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि CML को ख़त्म करने के लिए हम इमेटिनिब नाम की ना एक दवाई देते हैं। इमेटिनिब क्या करती है? बेसिकली जो BCR और ABL काइनेज बना था ना, जिसकी हाइब्रिड प्रोटीन बनी थी, उसको जाके ब्लॉक कर देती है। जब हमारे पास वो सिग्नल ही ब्लॉक हो जाएगा, बेसिकली ABL की वजह से सिग्नल आ रहे थे टायरोसिन काइनेज के, जब हमने इसको ब्लॉक कर दिया, सिग्नल खत्म हो गया, ल्यूकीमिया सेल्स खत्म हो जाएंगे। ये एक एग्जांपल है टारगेटेड थेरेपी की। यहाँ तक बात खत्म हो गई, हम लोगों ने बात पढ़ ली। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बच्चों? बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल आती है वो 4 लेवल के ऊपर आती है। ग्रोथ फैक्टर या ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के लेवल के ऊपर मसला हो सकता है, हमने इसकी 5 कंडीशन पढ़ी थी। ऑटोक्राइन स्टिमुलेशन हो सकती है, पैराक्राइन स्टिमुलेशन हो सकती है, सेल मेक्स टू मेनी GFR, सेल के अंदर इंटेंसिव टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, वो सारी बात हमने कर ली। फिर हम लोगों ने सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा है, रास और ABL। रास के बारे में इनएक्टिव एक्टिव वाली बात याद करनी है, ABL के बारे में CML वाली बात याद करनी है। खत्म, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा, अब हम लोगों ने पढ़ना है नेक्स्ट लेवल के ऊपर, यानी कि हमने इस लेवल के ऊपर म्यूटेशन भी पढ़ ली, इस लेवल के ऊपर म्यूटेशन भी पढ़ ली। अब हम इस लेवल के ऊपर आ गए हैं, न्यूक्लियस के अंदर आ गए हैं, साइटोप्लाज्म से हमारा ताल्लुक खत्म हो गया। अब हम न्यूक्लियस के अंदर पहुंच गए हैं कि अगर बाकी सब कुछ ठीक हो लेकिन यहाँ पर मसला हो, तब भी मसला पैदा हो सकता है। तो जो हमारे पास न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं उसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है MYC। अब हम इसको पढ़ते हैं और बस इस वीडियो में इतना ही पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, हाँ जी, अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का। तो न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इनका काम होता है कि इन्होंने जीन्स को ऑन या ऑफ करना होता है। अब इनमें से हमारे पास क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की? MYC है, जन, फॉस, MYB है, लेकिन हम लोग सिर्फ MYC को पढ़ेंगे क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, MYC प्रोटोऑन्कोजीन। MYC बेसिकली एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। इसका फंक्शन क्या होता है कि इसने जीन्स को ऑन या ऑफ करना होता है, एक्टिवेट करना होता है, और सेल्स की ग्रोथ और डिवीजन के लिए ये बड़ी ज़रूरी है। अब MYC बेसिकली कौन कौन सी जीन्स को एक्टिवेट करता है, यानी कि जब ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, आगे रास और ABL के पास फेज चलेंगे और वो न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करेंगे, तो वो आगे कौन कौन सी जीन्स को स्टिमुलेट करेगा? सबसे पहले ये स्टिमुलेट करता है साइक्लिन्स या फिर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस को, जिससे सेल की एंट्री होती है सेल साइकिल के अंदर। इसके अलावा ये मेटाबॉलिक जीन्स को एक्टिवेट करता है जिससे अमाइनो एसिड, लिपिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस बढ़ती है, क्योंकि मेटाबॉलिक जीन्स है मेटाबॉलिज्म से। इसके अलावा ये राइबोसोमल प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है, जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जिससे एनर्जी मिलती है रैपिड ग्रोथ के लिए। तो यानी कि जब MYC को आके सिग्नल मिलेंगे तो वो इन तमाम प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर देगा, सेल साइकिल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, अमाइनो एसिड, लिपिड, न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस बढ़ जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी और एनर्जी फॉर रैपिड ग्रोथ भी मिलेगी। अब क्या होता है कैंसर के अंदर, ये नॉर्मल पाथवे था।
अब कैंसर के अंदर क्या होता है कि MYC की हो जाती है डिसरेगुलेशन। डिसरेगुलेशन कैसे होगी कि MYC जो पहले इतना काम कर रहा था अब वो ओवर एक्सप्रेस्ड हो गया, अब वो इतना ज़्यादा बन गया, अब वो इतना ज़्यादा काम कर रहा है, तो जो ग्रोथ प्रमोटिंग जीन्स होंगी वो भी एक्टिवेटेड रहेंगी। ये जो पिछली मैंने आपको 4 जीन्स पढ़ाई हैं बच्चों, यहाँ पे जो MYC से ही कंट्रोल हो रही थी, जब MYC इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस हो गया तो ये सारी भी तो ओवर एक्सप्रेस हो जाएंगी, ये भी तो अपना काम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगी, तो फिर क्या हो जाएगा, कैंसर डेवलप हो जाएगा, क्योंकि सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होता चला जाएगा। अब इसके क्लासिकल एग्जाम्पल है वो जो बर्किट लिम्फोमा, ये भी हम लोग हीमेटोलॉजी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या हो रहा था बच्चों, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन 8-14 ट्रांसलोकेशन हो रही होती है, जिसमें 8 क्रोमोसोम पे क्या होती है, यही MYC जीन होती है, और 14 पे क्या होता है, IG हैवी चेन लोकस होता है। और ये क्या होते हैं कि ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, हाइब्रिड प्रोटीन ही बनती, बस एक साथ आ जाते हैं, एक्सेसिव MYC प्रोडक्शन हो जाती है, और MYC के बहुत ज़्यादा होने की वजह से बी सेल की प्रोलिफरेशन बहुत बढ़ जाती है। बी सेल साइकिल के अंदर मुस्तकिल तौर पर एंटर होते रहते हैं, उनकी प्रोलिफरेशन हो जाती है और बर्किट लिम्फोमा डेवलप हो जाता है। ठीक है बच्चों, आपने MYC में से कुछ नहीं भूलना, सब कुछ भूल जाना है, लेकिन बर्किट लिम्फोमा नहीं भूलना। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं कि MCQs क्या क्या आ सकते हैं। रास को आपने याद रखना है कि ये एक मैसेंजर है, क्योंकि ये सिग्नल कैरी कर रहा है सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन थी, यहाँ पे रास पड़ी हुई है ना सेल मेम्ब्रेन के नीचे, और ये न्यूक्लियस पड़ी हुई है, यहाँ से सारा पाथवे कौन चला रहा है, रास चला रहा है। अच्छा, उसके बाद ABL के अंदर आपने क्या रखनी है कि एबनॉर्मल टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी रखेगा कैंसर के अंदर, आपने CML को याद रखना है। MYC को आपने याद रखना है, इट इज़ द बॉस इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि इसने जीन्स को ऑन या ऑफ करना है, इसने टर्न ऑन करना है जीन्स को नीडेड फॉर द ग्रोथ। और MYC के अंदर जो चीज़ आपने याद रखनी है दैट इज बर्किट लिम्फोमा। अच्छा, उसके बाद साइक्लिन या फिर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस होते हैं, ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों को बेसिकली इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ाना था कि म्यूटेशन हमारे पास 4 लेवल के ऊपर आ रही है। हम लोग पहला हॉलमार्क पढ़ रहे हैं बच्चों अभी तक। ठीक है, हम लोग उसी हॉलमार्क में हैं, सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल पे। ग्रोथ फैक्टर एंड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और सेल साइकिल रेगुलेशन बाय साइक्लिन साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। तो ये 3 चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये देखो बच्चों, हम लोग ये पढ़े हैं सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल्स, ये मैंने आप लोगों को सारा पढ़ाया। ठीक है, नॉर्मली किस तरह से ग्रोथ फैक्टर्स पढ़ाए, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर पढ़ाया, उसके बाद हम लोगों ने ये सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन्स पढ़ी। ठीक है, मैंने आप लोगों को सारा पढ़ाया। ये रास के बारे में पहले वो रास का बता रहा है आपको, उसके बाद यहाँ से वो आपको ये रास बता रहा है और ये ABL बता रहा है। ठीक है, ABL के बारे में वो आपको बताता है, नहीं नीचे है न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इसमें हम लोगों ने MYC के बारे में पढ़ा है, यहाँ तक हम लोगों ने MYC का पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कंट्रोल ऑफ द सेल साइकिल, और ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बच्चों प्लीज़ अप्रिशिएट किया करो, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती हूँ। इसके अलावा 25 जून से बच्चों मेरा एक मैका सेशन भी स्टार्ट हो रहा है, जिसकी पेमेंट फ़ी है सिर्फ 1000 रुपीज़, यानी 1000 रुपीज़ के अंदर आप लोग माइक्रो नियोप्लेजिया और जो आपकी फार्मा है उसके कंप्लीट जूम के ऊपर लाइव सेशंस अवेलेबल होंगे, और 15 दिन का ये सेशन होगा, 25 जून से 9 जुलाई तक इंशाल्लाह ये चलेगा। और ये तो बहुत मैं स्लोली पढ़ा रही हूँ ना, कुछ बच्चों को होता है कि गर्मियों की छुट्टियों में बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जा रहा, तो उन लोगों के लिए ये सेशन बहुत हेल्पफुल है। एंड में MCQ की सीरीज़ भी होगी, हम की भी मैं डिस्कशन भी कराऊंगी, की भी भेजूंगी, आप लोग अपनी असेसमेंट भी कर सकते हो, एट द एंड ग्रैंड टेस्ट भी होगा, तो आप लोगों को बहुत मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह। और 1 घंटे की बस क्लास होगी 4 से 5 बजे तक, तो आप लोग ज़रूर उसको ज्वाइन करो। और ज्वाइन करने के लिए जो है ना वो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो मेरे नंबर पर 1641-565, मैंने यूट्यूब के ऊपर भी पोस्ट कर दिया है, तो ज़रूर ज्वाइन करना इंशाल्लाह। 1000 रुपये की बात है, क्या मसला है।